Hello bachcho, let's read passage 2. Passage 2 talks about the principle of strict liability evolved in the case of Rylands versus Fletcher. In the year 1868, the principle of strict liability states that any person who keeps hazardous substances on his premises will be held responsible if such substances escape the premises and causes any harm, escape the premises and causes any damage. Here, the case of Rylands versus Fletcher is of the key concept. The case laid down the principle of strict liability. Strict liability के लिए हमें चार चीजें होनी बहुत जरूरी है. पहला, it talks about the hazardous substances. दूसरा, it talks about the hazardous substances being on the premise. तीसरा, it talks about the escape from the premise. And चौथा, it talks about damage. Let's move forward. Going into the facts of the case, F had a mill on his land, and to power the mill, F built a reservoir on his land. Due to some accident, the water from the reservoir flooded the coal mines owned by R. तो इस केस के बारे में बता रहे हैं हमें रेलेंड्स वर्सेस फ्लेचर. इसके फैक्ट्स बताए गए हैं कि जो फ्लेचर था, फ्लेचर को एफ बोल रहे हैं यहाँ पे. फ्लेचर जो था उसकी एक मिल थी उसके खुद के लैंड पे. तो अब भाई मिल है, मिल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर कुछ तो लगेगा. अब पावर के लिए एफ ने क्या किया, उसने एक रिजर्वॉयर बना दिया अपने लैंड पे. अब रिजर्वॉयर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वाटर. मतलब आपने एक ऐसे, ये लैंड है तो इसने एक ऐसी स्पेस बना दी जहाँ पे इसने पानी को रोक के रखा हुआ है अलग से, तो उसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं. तो रिजर्वॉयर बना दिया ड्यू टू सम एक्सीडेंट. अब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से ये जो रिजर्वॉयर का पानी है ये फ्लड आउट हो गया. ये जो रिजर्वॉयर का पानी है ये इस डेजिग्नेटेड स्पेस के बाहर निकल गया, फ्लड आउट हो गया. तो इससे क्या हुआ कि यहाँ बाजू में आर है. आर कौन है, आर हमारा है दूसरा इंसान, दैट इज रेलेंड्स. अब यहाँ पे थी रेलेंड्स की कोल माइन. अब रेलेंड्स की कोल माइन में पानी चला गया बह के, तो भाई रेलेंड्स को हुई दिक्कत, ऑब्वियसली किसी को भी होगी. तो रेलेंड्स को हुई दिक्कत, तो रेलेंड्स ने एक सूट फाइल कर दिया. अब रेलेंड्स ने जो सूट फाइल किया उसमें कोर्ट ने क्या बोला वो पढ़ते हैं. The court held that the defendant built a reservoir at his risk. जो डिफेंडेंट था उसने अपने खुद के रिस्क पे रिजर्वॉयर बनाया था. एंड इन कोर्स ऑफ इट, इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस, अगर उसने रिजर्वॉयर अपने रिस्क पे बनाया, अब भाई तुमने बना लिया, अब उससे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो तुम्हारी तो गलती है ना, तुम्हारी तो लाइबिलिटी होगी ना. डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर द एक्सीडेंट एंड एस्केप ऑफ द मटेरियल. अब वो रिजर्वॉयर का पानी बह के बाहर आ गया तो एस्केप हुआ. अब आर की कोल माइंस खराब हो गई तो एक्सीडेंट हुआ. अब ये एस्केप और एक्सीडेंट के लिए कौन लायबल होगा, तो कोर्ट बोल रही है अगर तुमने अपने रिस्क पे रिजर्वॉयर बनाया तो तुम ही, डिफेंडेंट ही लायबल होगा. Going by the principle laid in this case, it can be said that if any person brings on his land and keeps some dangerous thing, आपने dangerous thing लाई और उसको रखा अपने लैंड में, तो such thing is likely to cause some damage. If that escapes out, then such person will be answerable for the damaged caused. तो कोर्ट के इस डिसीजन के बेसिस पे हमने बोला कि अगर कोई पर्सन अपने लैंड में कोई डेंजरस थिंग रखता है जिससे हार्म या डैमेज हो सकता है, और अगर वो एस्केप हो गई तो जो डैमेज होगा उसके लिए वो इंसान ही आंसरेबल होगा. The person from whose property such substance escaped will be held accountable even when he hasn't been negligent. आपकी negligence को नहीं देखा जाएगा, आप negligent थे या नहीं थे,
इज नॉट अवर कंसर्न नाउ। आपने प्रॉपर्टी में अपने प्रिमाइस में वो डेंजर चीज को लाया और रखा, तो इसी से आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। The liability is imposed not because there is any negligence but the substance on the premises। आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है, बस आप वो सब्सटेंस अपने प्रेमाइस में रख लिए हो लाके, इसलिए यू आर बीइंग हेल्ड लाइबल फॉर द escape of such substance। Now let's move towards what the next line has to say. Substance kept on premise is hazardous or dangerous. Okay. The rule of absolute liability in simple words can be defined as the rule of strict liability। हमने अभी तक बात की थी रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, अब हम मूव हो रहे हैं, आई एम सो सॉरी, अब हम मूव हो रहे हैं रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। What does rule of absolute liability is to be said? Now rule of absolute liability की जब हम बात करते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस द एक्सेप्शंस। अब रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। हम जब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो ये पैसेज हमको बोल रहा है कि हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हमेशा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस की तरह बोल सकते हैं। Now let's see what the next line has to say. In India, the rule of absolute liability evolved in the case of MC Mehta versus Union of India। कौन से केस में इंडिया में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आई थी? केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट इन विच इट रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बाहर आया था इंडिया में। अब इस केस के भी फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर दैट ओलियम गैस लीक हुई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी? गैस का एक कोई गैस है जिस गैस का नाम है ओलियम गैस। वो इस पर्टिकुलर केस में लीक हो गई थी। एक पर्टिकुलर एरिया दिल्ली का था जहां पे इंडस्ट्री थी, वहां से। अब इस लीकेज से क्या हुआ? ड्यू टू द लीकेज मेनी पीपल वर अफेक्टेड। अब इस लीकेज में हुआ क्या? पीपल वर अफेक्टेड। तो भाई ये केस जाएगा ऑब्वियसली। तो अब केस गया तो एपेक्स कोर्ट, इंडिया के एपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। तो एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला? एपेक्स कोर्ट ने इवॉल्व किया द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और स्टेट किया कि अगर कोई भी डिफेंडेंट, if stated that if any defendant would be liable for the damage caused without considering the exceptions to the strict liability rule। उसने इसमें एपेक्स कोर्ट ने ये स्टेट किया कि कोई भी डिफेंडेंट लाइबल होगा डैमेज के लिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं देखा जाएगा जो भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अवेलेबल है। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन एन इनहेरेंटली डेंजरस और हजार्डियस एक्टिविटी। अब कोई भी इंसान अगर एंगेज्ड है ऐसी किसी एक्टिविटी में जो कि डेंजरस है या हजार्डियस है और उससे कोई हार्म हो रहा है, इफ एनी हार्म इज कॉज्ड टू एनी पर्सन ड्यू टू एनी एक्सीडेंट which is occurred during carrying out of such inherently dangerous and hazardous activity, the person who is carrying out, यहाँ पे important चीज है, the person who is carrying out will be held absolutely liable। तो अगर कोई पर्सन एंगेज्ड है, अगर कोई पर्सन के एंगेज होने से हार्म हो रहा है किसी दूसरे पर्सन को, चाहे वो एक्सीडेंट से ही क्यों ना हुआ, तो ये पर्सन जो एंगेज्ड है ऐसी एक्टिविटी में जो कि इनहेरेंटली डेंजरस या फिर हजार्डियस है, तो वो पर्सन एब्सोल्युटली लायबल होगा। द एक्सेप्शन टू द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल ऑल्सो वोंट बी कंसिडर्ड। तो जो हम
एक्सेप्शंस कंसिडर कर लेते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल में, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। The rule laid down in the case of MC Mehta versus Union of India, हमने जो पीछे पढ़ा ओलियम गैस लीक, उस केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, was followed by the Supreme Court while deciding Bhopal gas tragedy case. Bhopal gas tragedy case is another landmark important case. This case was also similarly decided on the basis of MC Mehta versus Union of India. इस केस में भी हमने रिलाई किया था द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में. ओके, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. नाउ लेट्स सी द questions. Question number 1. What does question number 6 has to say? What is the key distinction between the principle of strict liability and principle of absolute liability in context of hazardous substances and activities as discussed in the text? तो ये केस हमसे सीधा सवाल पूछ रहा है कि भाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है. दोनों हजार्डियस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दो. ठीक है, चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, फटाफट बता देते हैं. ऑप्शन ए बात करता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोजेस अकाउंटेबिलिटी ऑन पर्सन only when negligence is proven, while the absolute liability holds individuals responsible regardless of their negligence. तो अगर हम इसको समझें तो ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जब है तब पर्सन का नेग्लिजेंट होना जरूरी है, तभी वो पर्सन को वो हजार्डियस सब्सटेंस के एस्केप के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी होगी ही अगर हार्म हुआ है, तो इसमें कोई नेग्लिजेंस देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शंस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. तो ये तो की कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर रहा है, ये तो की डिफरेंस हाईलाइट कर रहा है. So this is the right answer. Let's read other options also. B option says that strict liability applies exclusively to hazardous substance while absolute liability applies to all forms of damage. Absolutely no. Both applies for hazardous substances. Option C is talking about strict liability involves individuals of responsibility if exceptions apply, whereas absolute disregards exceptions. Option C is incorrect because it is misrepresenting the principle, so it is opted out. D says that strict liability applies only to industrial accident. Absolutely not, ruled out. Next question. In the case of Rylands versus Fletcher, what was the primary factor that led to the defendant's liability, establishing the principle of strict liability? भाई रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में हुआ था रिजर्वॉयर वाला केस है, ये रिजर्वॉयर से बाहर पानी आ गया था, इस वजह से इंसान की लाइबिलिटी को कंसिडर किया गया था, क्योंकि वो ही खुद अपने लैंड में रिजर्वॉयर बनाया, वो ही ओनर था, उसी ने डेंजरस सब्सटेंस को अपहेल्ड करके रखा था. तो इसमें ऑप्शन बी कि द डिफेंडेंट वाज द ओनर ऑफ द हजार्डियस सब्सटेंस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, because the defendant had the ownership over the hazardous substances and water reservoir was hazardous because वो अपनी प्रॉपर्टी में पानी को अलग से रोक के रखा था एंड उसका एस्केप हुआ, जिसकी वजह से आर को दिक्कत हुई, हार्म हुआ. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 8th question is talking about a hypothetical scenario. If a landowner keeps a wild and potentially dangerous animal on their property, the animal escape and causes harms to the neighboring property, what legal principle is likely to apply here? So 8th question बात कर रहा है कि भाई एक लैंड ओनर है जिसके पास एक वाइल्ड और डेंजरस एनिमल है, वो अपनी प्रॉपर्टी में रखा हुआ है. अब एक दिन ये एनिमल उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गया और उसने नेबर्स की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा दिया.
तो इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? क्या इसमें हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाएंगे या हम इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगाएंगे? इसमें बात की गई है कि लैंड ओनर ने एक पोटेंशियली डेंजरस एनिमल को रखा था, तो इसमें दोनों लग सकते हैं क्योंकि डेंजरस और हजार्डियस एनिमल की बात की गई। लेकिन जब इसका एस्केप आउट हुआ और इसने नेबर्स की प्रॉपर्टी को खराब किया, तो इसलिए इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी, बिकॉज इसमें एक्सेप्शंस नहीं कंसिडर किए जाएंगे। जो ओनर है उसकी वजह से हार्म हुआ है, इसमें नेग्लिजेंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दैट इज ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट, क्योंकि इसमें कोई नेग्लिजेंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपने हजार्डियस सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी में रखा, उसका एस्केप हुआ, लोगों को दिक्कत हुई, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो इसमें नो लायबिलिटी की भी बात नहीं है क्योंकि लायबिलिटी तो है। तो इसमें हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं कि लैंड ओनर था जो रिस्पॉन्सिबल था उस डॉग को रखने के लिए, उस पोटेंशियली डेंजरस एनिमल को रखने के लिए जिसका एस्केप हुआ। Now, ninth question. In the landmark case of MC Mehta versus Union of India, which legal principle was established and what are the specific circumstances? हमने already passage में पढ़ा कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ था। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक ही ऑप्शन में है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, that is in context of the principles of strict liability and absolute liability, which statement accurately distinguishes between two legal doctrines based on the cases mentioned in the text? हमें दोनों स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक प्रॉपर डिस्टिंग्विशिंग ऑप्शन फाइंड आउट करना है, जो कि हमने पढ़ा है पैसेज में। ओके, नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन ए. What does option A says? Option A says strict liability holds individual accountable regardless of inherent danger of the activity, while absolute liability considers exceptions to the rules. इस ऑप्शन ने बोल दिया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक्सेप्शंस देती है। एब्सोल्युटली नॉट, हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक भी एक्सेप्शन नहीं देती है। इट इज implied on the defendant कि वो liable होगा, कोई exception नहीं है absolute liability का। So this is wrong option. Option B says strict liability imposes liability only if negligence is proven. हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नेग्लिजेंस प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, तभी लायबिलिटी बनेगी सामने वाले की। लेकिन whereas absolute liability disregards negligence and focuses solely on dangerousness of the activity. This option is correct, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये नेग्लिजेंस की बात कर रहा है कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नेग्लिजेंस प्रूफ करना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कर रहा है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नेग्लिजेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अगर डेंजरस है एक्टिविटी तो आप लायबल हो जाओगे। ऑप्शन सी बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाइज टू इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज व्हाइल एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाइज टू hazardous substances kept on one's property. This is also wrong. It is talking पूरा उल्टा, it is talking जबकि absolute inherently dangerous की बात करती है। So this is also wrong. Strict liability is a broader concept than that encompasses absolute liability. भैया ऑप्शन बोल रहा है कि ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बड़ा गोला, इसके अंदर है एक छोटा गोला जिसका नाम है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक सबसेट बता रहा है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी को। वैसा तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो एक्सेप्शंस भी कंसिडर करता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं कंसिडर करता है। तो ऐसा है ही नहीं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. I hope the passage is well understood by everybody now. Thank you and keep studying.